जय हिंद फ्रेंड्स, आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। चलिए गाइस, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1861-62 और 1876 और 1892 के जो अधिनियम हैं, तो यहाँ से और 2-3 अधिनियम हैं, लेकिन प्रमुख ये 4 अधिनियम हैं। और इन अधिनियम में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप मैं बात करूँ पीसीएस, आरओ या लोअर सबऑर्डिनेट जैसे एग्जाम्स की, तो कई बार इन चारों में से एक या दो क्वेश्चंस कई बार आपको देखने को यहाँ से मिल जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में ना जाके बहुत शॉर्ट में आपको यहाँ से समझाने वाला हूँ। देखो बच्चों, तो सबसे पहले मैं बात करूँ 1861 के अधिनियम पे। ठीक, पॉइंट नंबर 1, कौन सा अधिनियम पढ़ेंगे? पहले 1861 का। देखो बच्चों, 1861 का जो ये एक्ट है, तो इससे पहले आपने एक अधिनियम पढ़ा था 1858 का। तो आपने यह पढ़ा था, उस अधिनियम के माध्यम से भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। कंपनी को चलाने वाले दो बोर्ड थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, उनको भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक, और भारत के शासन की जो कमांड थी, ये किसको सौंप दी गई थी? ब्रिटिश सम्राट और ब्रिटेन की पार्लियामेंट को। ये आपने पढ़ा था, राइट। दूसरा ये है, इन्होंने मिलकर क्या किया, एक वहाँ के मंत्री परिषद में एक नया पद, भारत राज्य सचिव, और एक नई काउंसिल बनाई थी जिसको कहा जाता था भारत परिषद। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, 1861 का जो अधिनियम बनाया गया है, तो ये अधिनियम इंडियन काउंसिल ने बनाया, भारतीय परिषद ने। इसीलिए इस अधिनियम का यहाँ से जो नाम पढ़ेगा, तो उसको कहा जाता है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। क्या कहते हैं हम इसको? भारतीय परिषद अधिनियम। क्या ये बात समझ में आई? मैंने ये क्यों लिखा है बच्चों? इसका मतलब यहाँ से ये कि सर, ये जो भारतीय परिषद अधिनियम जो शब्द मैंने यूज़ किया, इसलिए क्योंकि 1861 का अधिनियम किसके द्वारा बनाया गया बच्चों? तो ये भारतीय परिषद के द्वारा बनाया गया। अब इस अधिनियम के क्या प्रमुख प्रावधान है, यदि उनकी मैं बात करूँ तो नंबर 1 में देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक प्रावधान तो बच्चों यहाँ से ये है, इस अधिनियम के माध्यम से जो भारत का वॉइसराय था ना, उसको आपातकाल में अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दिया गया। ये सबसे अहम क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो क्या क्वेश्चन से ये है कि सर, वॉइसराय को, याद होगा इसको हम गवर्नर जनरल भी कहते हैं, ठीक है। तो वॉइसराय को आपातकाल का मतलब है अगर इमरजेंसी है, तो आपातकाल में अध्यादेश को इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों ऑर्डिनेंस। और अध्यादेश क्या होता है, ये मैं इसके लिए यहाँ तो बहुत लिटिल बिट समझाऊंगा, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप उसमें देख लेना। ठीक, तो वॉइसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार या करने की शक्ति मिली, एक पावर तो ये मिल गई। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ लेंगे। सर, ये अध्यादेश होता है क्या है? अगर लिटिल बिट भी यदि मैं बात करूँ तो ध्यान से सुनो। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के रेफरेंस में। देखो, आप एक बात समझेंगे, सर कानून कैसे बनाते हैं भारत में, पहले ये समझो। तो करते क्या है, सबसे पहले अगर आप जो भी कानून बनाना चाहते हो, तो एक प्रस्ताव लाना पड़ता है। एक प्रस्ताव मतलब वह एक आप लिखेंगे वो सारा डेटा। हाँ भी, जैसा उदाहरण के तौर पे आपको कानून बनाना है जीएसटी का, तो आप जीएसटी से संबंधित सारे प्रावधान लिखेंगे। भाई, दुनिया में जीएसटी कहाँ कहाँ लागू है, इंडिया में लगाने के क्या बेनिफिट्स होंगे, इसके लिए क्या नियम कानून होंगे, वो सारी डिटेल आपने यहाँ लिखी। फिर इस प्रस्ताव को पेश किया जाता है संसद में। कहाँ पर पेश करते हो आप इसको? फिर पार्लियामेंट में लेकर जाते हो संसद के 2 सदन होते हैं भारत में, राज्यसभा है और दूसरा सदन है लोकसभा, राइट। तो संसद में जब ये प्रस्ताव जाता है, तो संसद में तो इस प्रस्ताव को कहते हैं इंग्लिश में बिल और हिंदी में कहते हैं विधेयक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम विधेयक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात समझिए आपने। फिर क्या होता है कि सर, दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों से ये दोनों जगह से बिल पास होता है, और पास होने के बाद बिल भेज दिया जाता है राष्ट्रपति के पास में, और यदि राष्ट्रपति इस पर अपने साइन कर देता है, तब यही बिल बन जाता है एक्ट यानी कि कानून या अधिनियम। इस तरह से कानून भारत में बनाया जाता है। ठीक है, यदि मान लो सर, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से, ठीक, यदि इनमें से मैं ये मानकर चलता हूँ, सपोज दैट ऐसा हो कि इनमें से ये वाला सदन, ये एक सदन, ये लोकसभा नहीं है, जबकि कानून बनाने की प्रोसेस क्या है? कानून बनाने की प्रोसेस ये है कि सबसे पहले कोई भी बिल जब संसद में जाएगा, तो संसद में जाने के बाद में दोनों सदनों से बिल पास होना चाहिए, तब राष्ट्रपति इस पर साइन करके वो कानून बनता है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि मान लो कि लोकसभा ना हो या राज्यसभा नहीं है, ठीक है, उदाहरण के तौर पे लोकसभा नहीं हो, तो फिर कानून कैसे बनाएंगे? क्योंकि कानून बनाने के लिए तो सब दोनों सदन होने चाहिए। तब ऐसे में
कि जो बिल पहले राज्यसभा फिर लोकसभा के से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता था ना साइन होने के लिए, तो वो यहाँ ना जाकर राष्ट्रपति यहीं पर ही डायरेक्ट क्या कर देगा बच्चों, अपने साइन कर देगा। और इस तरह से बने हुए कानून को कहा जाता है अध्यादेश। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको लिटिल बिट समझ में आया कि अध्यादेश क्या होता है। कि अध्यादेश का मतलब है कि इमरजेंसी में यदि दोनों सदन नहीं हैं तो क्या कर सकता था, उस टाइम पे वॉइसराय खुद ही एक कानून बना सकता था। डिटेल से समझने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ऑर्डिनेंस के बारे में। ठीक है बच्चों, आगे समझते हैं। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट यह किया गया कि इस टाइम पे जो भारत का वॉइसराय था वो अभी भी कैनिंग था। तो कैनिंग क्या लेकर आता है, एक पोर्टफोलियो सिस्टम लेकर आया था। तो मैं यहाँ से ये बता दूं बच्चों कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई भारत में विभागीय प्रणाली। अब विभागीय प्रणाली को ही कहा जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम। क्या होता है पोर्टफोलियो, ये भी मैं समझाता हूँ कि पोर्टफोलियो सिस्टम। तो भारत में विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की स्थापना किसने शुरुआत की है, वाई मतलब के द्वारा। तो सर किसके द्वारा की गई, या इसका जनक अगर आपसे पूछा जाए तो सर इसका जनक हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, लॉर्ड कैनिंग 56 से लेकर ये 62 तक रहा था। ठीक है, अब आप समझो ये पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या है। सर पोर्टफोलियो या विभाग प्रणाली का मतलब ये, आपने ऐसा पढ़ा होगा भारत के संविधान में एक आर्टिकल है 74 अनुच्छेद 74, इसमें लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की मदद करने के लिए, इसकी हेल्प करने के लिए क्या बनाई जाएगी, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। COM मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद। मंत्री परिषद क्या होती है, मंत्रियों का समूह, अर्थात मंत्री बनाए जाएंगे और इन्हीं मंत्रियों का समूह मंत्री परिषद कहलाएगा। और ये मंत्री किसकी मदद करेंगे, भारत के राष्ट्रपति की। और इन मंत्रियों को क्या दिए जाते हैं, विभाग दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, विभाग दिए जाते हैं। भाई किसी को वित्तीय विभाग दे दिया, किसी को गृह मंत्रालय मिला, किसी को डिफेंस मिनिस्ट्री मिला है। तो ये जो विभाग होते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि भारत में इस विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब से मानी जा सकती है, या फिर भारत में मंत्री परिषद की शुरुआत कब हुई। तो भारत में मंत्री परिषद की शुरुआत कब हुई थी बच्चों, 1861 के अधिनियम के माध्यम से। और भारत में मंत्री परिषद या विभागीय प्रणाली का जनक किसको माना जाता है, तो लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। आज आप देखते हैं ना, अगर मैं आपसे पूछूं भाई गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्रालय एक विभाग है। मैं आपसे पूछूं डिफेंस मिनिस्टर कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, तो आप बताएंगे भाई रक्षा मंत्री ये है। तो ये एक विभाग है और इस विभाग का जो अध्यक्ष होता है आप उसका नाम जानते हो जनरली इस तरह से। तो इस तरह से दो प्रावधान हो गए 1861 के अधिनियम के। प्रावधान नंबर 3 अभी भी बात कर रहा हूँ 1861 में। तो 1861 के अधिनियम के माध्यम से क्या किया जाता है बच्चों, जो प्रांतीय विधायिका थी तो उस प्रांतीय विधायिका तथा देश के शासन का किया जाता है डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण। तो तीसरा तथ्य याद रखेंगे, प्रांतीय विधायिका तथा देश के शासन का विकेंद्रीकरण, और विकेंद्रीकरण को इंग्लिश में कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब वो अगर आपको मैं डिटेल से समझाऊं तो आप ऐसे समझ लो, सर पावर को क्या किया गया, शक्ति को बांट दिया गया है। यानी कि पावर का क्या किया हमने, डिवीज़न कर दिया, डिवाइड कर दी शक्ति। ये पावर किस किस में बांट दी गई, तो सर ये हमने पावर जो बांटी है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट और किसके बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का क्या कर दिया गया यहाँ पर, विभाजन। आप एक बात बताओ, विभाजन आज भी हमारे देश में क्या विकेंद्रीकरण की प्रणाली है कि नहीं। भाई कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास में होती हैं तो कुछ शक्तियाँ राज्य सरकार के पास में होती हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से देखने को मिली थी, क्योंकि एक्चुअली कार्य क्या किया गया था इसमें, मद्रास और जो बम्बई की सरकारें थीं उनको भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। इसीलिए इस बात को कहा जाता है कि भारत में केंद्र आपका विकेंद्रीकरण की शुरुआत, समझेंगे बच्चे यहाँ पे। तो ये पॉइंट याद रख लेना। नंबर 4 में क्या किया जाता है कि जो भारत का वॉइसराय है, वॉइसरॉय,
इसी को गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं। तो इसकी पावर को भी बढ़ा दिया गया, इसकी पावर को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। पावर में क्या क्या चीज़ें बढ़ी हैं वो देख लो। एक तो ये कर सकता है बच्चों के नए प्रांतों का निर्माण कर सकता था, ये नए प्रांतों का निर्माण, एक पावर तो इसको ये मिली। दूसरी पावर इसको ये मिली थी कि जो प्रांतों की सीमाएं हैं उनको घटा भी सकता है, उनकी सीमा को बढ़ा भी सकता है। यानी कि जो प्रांत थे तो प्रांतों की सीमा को घटा या बढ़ा सकता था। दो पावर ये बढ़ा दी गई। तीसरा कार्य अधिकार इसको यह दे दिया गया कि अपनी मर्जी से जितने भी नए प्रांत बनेंगे वहाँ पे गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है। तो नए प्रांतों में नए प्रांतों में गवर्नर या फिर गवर्नर, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता। तो ये तीन अधिकार दे दिए गए इसको बच्चों, भारत के वॉइसराय को, कि ये नए प्रांतों का निर्माण कर सकता है, उनकी सीमा को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, या फिर उन नए प्रांतों में गवर्नर या गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, इस तरह से आपने ये पॉइंट सीखा। नेक्स्ट, तो 1861 के अधिनियम के तहत इतने ही प्रावधान थे, लेकिन 1861 में एक बात यह भी कही गई थी कि भी भारत में हम क्या बनाएंगे, हाई कोर्ट बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि भारत में अभी तक केवल सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, वो भी 1774 में, और 1773 के अधिनियम के माध्यम से कलकत्ता में बनाया था। ठीक, अब यहाँ से क्या प्रावधान है कि भाई इंडिया में हाई कोर्ट की नीड पड़ने लगी थी, तो इसके लिए एक अलग से इसी मतलब 1861 के अधिनियम के तहत एक और अन्य अधिनियम आया जिसको कह सकते हैं इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब आया था सर? ये 1862 में आया था। तो या तो इसको अलग अधिनियम समझ लेंगे या फिर ये 1862 का अधिनियम है। ये कौन से अधिनियम की देन है? तो ये 1861 के ही अधिनियम की देन है। और इस अधिनियम के तहत क्या किया जाता है बच्चों, 1862 में सर, और भारत में क्या किया गया कि भारत में 3 हाई कोर्ट का गठन किया गया। हाई कोर्ट का गठन, कितने हाई कोर्ट बनाए गए? 1862 में 3 हाई कोर्ट बनाए जाते हैं। और ये 3 हाई कोर्ट कौन कौन से बने थे भारत के अंदर उस टाइम पे? तो ये देखो, मान लो कि ये हमारा हो गया प्यारा भारत, तो इसमें 3 जगह हैं, एक ये वाली जगह हो गई, एक ये जगह हो जाएगी और एक ये वाली जगह। ये हो गया हमारा बंगाल। ठीक है, तो बंगाल में मतलब पूरे बंगाल में नहीं, तो कलकत्ता शहर में कोर्ट बनाया गया था, उसका नाम था कलकत्ता हाई कोर्ट। तो मैं नाम लिख देता हूँ। तो बंगाल में कौन सा बना? कलकत्ता हाई कोर्ट, ये याद रख लेंगे, कलकत्ता हाई कोर्ट। सर बम्बई में कौन सा बना था? बम्बई हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट बना। उसी तरह से सर यहाँ पे मद्रास में कौन सा बना, जिसको नाम दे दिया गया मद्रास हाई कोर्ट। तो ये भारत के प्रथम हाई कोर्ट हैं तीनों, कलकत्ता हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। इन तीनों में भी जर्नली अगर हम टाइमिंग देखें तो मूल रूप से इसको पहला माना जाता है, लेकिन सब ये क्या है, एक ही टाइम के हाई कोर्ट हैं। समझ जाएंगे बच्चों यहाँ पे। चलिए, तो 1862 के अधिनियम का बस आप इतना ही ये वाला डेटा याद रखेंगे। यूपी का हाई कोर्ट कब बना था ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे बच्चों। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट का गठन कब हुआ है। इतना मैं आपको लेकर चलता हूँ नए अधिनियम की ओर। देखो बच्चों, नया अधिनियम आता है 1876 का अधिनियम, जबकि इस अधिनियम का पूरा नाम भी क्या होगा? 1876 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक, लेकिन बच्चों इस अधिनियम को जो जाना जाता है नोन एज का मतलब है जाना जाता है, या फिर कई बार 1876 के अधिनियम की जगह लिखा होता है 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। तो इस अधिनियम का जो नाम क्या है? 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। ये पॉइंट पूछा जा चुका है। उपाधि अधिनियम ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है बहुत सारे पेपर्स में। अगर आप कोई प्रीवियस ईयर्स के अगर आप क्वेश्चंस क्यूज लगा रहे होंगे तब आपने ये क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा। ठीक है, तो किस अधिनियम को शाही उपाधि अधिनियम कहा जाता है? तो 1876 के अधिनियम को सर शाही उपाधि अधिनियम कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका मूल कारण देखें हम
तो हुआ ये था बच्चों 28 अप्रैल 1876 को, ये डेट याद रखें, वेरी प्रोमिनेंट है कि 28 अप्रैल 1876 को जो इंग्लैंड की महारानी था ना विक्टोरिया, उसको क्या किया गया बच्चों, भारत की सम्राज्ञी यानी कि एक तरह से कह सकते हैं भारत की मालकिन या इम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो क्या किया जाता है 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी, इसके लिए इंग्लिश में क्या शब्द आ जाता है बच्चों, इम्प्रेसिस ऑफ इंडिया। तो भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसी वजह से इस अधिनियम को क्या कहा जाता है, शाही उपाधि अधिनियम, इसी वजह से इसको हम जानते हैं। दूसरा कार्य यह किया गया कि जो महारानी विक्टोरिया थी बच्चों, दूसरा जो अहम कार्य इसमें वो ये है कि महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है। तो ये क्वेश्चन, इसमें से दोनों क्वेश्चन खास हो जाते हैं। एक तो सर केसर ए हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को किस अधिनियम के तहत दी गई थी और किस अधिनियम को शाही उपाधि अधिनियम के नाम से जानते हैं, यहां से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगले अधिनियम की ओर जाने से पहले इसके आसपास की एक घटना है वो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। एक 1883-84 के टाइम पर एक लॉर्ड रिपन एक कानून लेकर आया था जिसको इल्बर्ट बिल के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, सुनो, मान लेता हूं 1883 या 84 के टाइम की घटना है। जो 84 का इल्बर्ट बिल, ये क्या है सर, इल्बर्ट बिल समझो। हमेशा इसी तरह क्वेश्चन आएगा कि इल्बर्ट बिल कब आया था सर, 1883 या 84 के टाइम पर यह कानून लाया गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आएगा कि ये कानून किसके द्वारा लाया गया है, वाई मतलब के द्वारा। इसको कौन लाया था, तो इसको लेकर आया था बच्चों लॉर्ड रिपन। ये कानून को लेकर आया था क्योंकि रिपन का टाइम था 1880 से लेकर 84 तक। ठीक है बच्चों, अब ये बिल है क्या, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इल्बर्ट बिल क्या है। क्या क्वेश्चन आता है, इल्बर्ट बिल क्या है। ये क्वेश्चंस आपने अक्सर देखा होगा, यदि आप डीपली स्टडी कहीं या आप क्विज लगाते होंगे डीप लेवल के, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इस बिल में लॉर्ड रिपन ने एक कॉन्सेप्ट यह रखा था कि भाई भारत के जो जजेस होंगे, कहाँ के, देखो इसमें इसने ये कहा कि सर ब्रिटिश जो जज हैं बराबर होंगे किसके, भारतीय जजों के, भारतीय जजेस। इसका मतलब समझो पहले ये होता था बच्चों, जो ब्रिटेन के जो अंग्रेज जज होते थे भारत में हो या इंग्लैंड में, तो ये जो जजेस हैं इनको अधिकार होता था कि ये अंग्रेजों का भी मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे और भारतीयों के मुकदमों की भी सुनवाई कर सकते थे। जबकि भारतीय जजों को केवल भारतीय, अगर इंडियंस केसेस हैं, इंडिया के लोगों के केसेस हैं, तो उनकी तो ये लोग सुनवाई कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों के केसेस की ये सुनवाई नहीं कर सकते थे। तो इल्बर्ट बिल के माध्यम से लॉर्ड रिपन ने ये कानून लेकर आया कि भाई ब्रिटिश जो जज हैं और भारत के जो जज हैं ये दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी कि ऐसे कह सकते हैं भाई भारतीय न्यायाधीशों को भी उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार देने का प्रयास किया गया जो यूरोपीय जजों को प्राप्त थे। लेकिन हुआ ये कि अंग्रेजों ने इस बिल का इतना ज़्यादा विरोध किया कि ये बिल पास नहीं हुआ। बच्चों समझ में आ गया यहाँ पे। तो इल्बर्ट बिल से क्या क्वेश्चन आएंगे, इल्बर्ट बिल क्या है, तो आप बोलेंगे सर लॉर्ड रिपन के द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा कब, 1883 या 84 में एक कानून लाया गया था जिसका उद्देश्य ये था कि भारतीय जजों को किसके बराबर अधिकार देना, ब्रिटिश जजों के बराबर। लेकिन सर ये बिल क्या हो जाता है,
फेल हुआ था क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस बिल का बहुत ज़्यादा विरोध किया था। ठीक है, भारतीय जजों को मतलब ये अधिकार नहीं दिया गया। तो यहाँ से ये तथ्य आप याद रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं बात करूँगा अगले अधिनियम की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट अधिनियम है। तो अधिनियम आता है बच्चों कौन सा, 1892 का अधिनियम। इसके भी एक या दो प्रावधान ही आपको याद रखने हैं। कौन सा एक्ट है, 1892 का एक्ट, यह भारत परिषद अधिनियम। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि परिषद ने बनाए थे तो इसीलिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब इस अधिनियम की प्रमुख क्या बातें हैं, केवल मैं आपको वही पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, अहम पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला तो ये है, सबसे अहम और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। पॉइंट है सर, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। ठीक है बच्चों, यानी कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी समझ लेना, एक क्वेश्चन आया था भाई किस अधिनियम के तहत भारत में संसदीय व्यवस्था की नींव पड़ी। तो कहा जाता है, यहीं से मानते हैं बच्चों हम कि भारत में संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की नींव पड़ी। ये क्वेश्चन इतनी दफ़ा पूछा गया, अल्टीमेट टाइम। क्या क्वेश्चन आता है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संसदीय व्यवस्था की नींव पड़ी, या कहाँ से हम पार्लियामेंट की झलक देख पाते हैं? तो 1892 के अधिनियम से, क्योंकि इनडायरेक्ट रूप से इलेक्शन शुरुआत हुई थी भारत में। तो ये जो शब्द लिखा है ना भारत में, देखो अप्रत्यक्ष का मतलब है इनडायरेक्ट, और निर्वाचन का मतलब है इलेक्शन, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव। तो भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हो जाती है बच्चों? 1892। ये इसलिए ये पॉइंट क्या बन जाता है हमारे लिए, बहुत खास। दूसरा अहम जो यहाँ से फैक्ट पूछा जाता है वो भी बहुत खास है, पॉइंट नंबर 2। ये कई बार ऑप्शन दे देगा, 3-4 पूछेगा कौन सा स्टेटमेंट गलत है 1892 में। तो भारतीय जो सदस्य होंगे उनको बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। तो दूसरा तथ्य क्या है यहाँ पे, देखो दूसरा ये है सर, भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। ये तथ्य वेरी वेरी प्रोमिनेंट है। तो भारत के जो सदस्य थे पहले ये बजट पर कि भाई भारत का जो बजट होगा वो मतलब बजट इनफ है, सफिशेंट है कि नहीं है, मतलब पर्याप्त इतने पैसे आप जिस क्षेत्र में लगाने की बात कर रहे हो ये पूरे हैं कि नहीं हैं। तो मैं यहाँ से ये समझाना चाह रहा हूँ बच्चों आपको, तो भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है पहली बार कब? 1892 में। एक बात तो ये वेरी प्रोमिनेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ से एक और बात याद रखें, लेकिन भारत वाले सवाल पूछ सकते थे, बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन बजट जो बिल अंग्रेज लेकर आते थे कि वो बजट पास होगा फेल होगा, क्या तुम्हारे कुछ कहने से उन पर असर पड़ेगा, तो उसके लिए वोटिंग होती थी। तो लेकिन भारतीय मतदान नहीं कर सकते थे, लेकिन भारतीयों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। अर्थात अगर भारतीयों को लगता है कि बजट सही नहीं है, जो बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है, तो अगर वो वोटिंग करते तो शायद वो बजट विफल हो जाता, फिर दूसरे तरीके से बजट लाया जाता। लेकिन भारतीयों को बजट पर वोटिंग करने का अधिकार नहीं दिया गया। ना तो वोटिंग करने का अधिकार दिया भारतीयों को, और ना ही अनुपूरक प्रश्न पूछने का, ना ही अनुपूरक प्रश्न पूछने का, तो ये अधिकार भी नहीं दिया गया था। अब ये अनुपूरक प्रश्न क्या होता है? अनुपूरक प्रश्न ऐसे समझो, उदाहरण के तौर पे किसी ने मुझसे पूछा कि सर आपका नाम क्या है, तो मैंने उनसे कहा भाई मेरा नाम फिरोज़ है, राइट।
फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम फिरोज क्यों है, यानी कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछना, इसको कहा जाता है अनुपूरक। यानी कि एक तरह से कहूँ तो मैं इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो आप क्वेश्चंस पे पलट कर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, उन्होंने जो भी रिप्लाई दिया वो आपको सुनना है बस, आपके उनके दिए गए जवाब पर सवाल नहीं उठाना है। इसको कहा जाता है अनुपूरक प्रश्न। तो सवाल यहाँ से बस ये याद रख लेना कि एक तो ये कि भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शन संसदीय आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये संसदीय व्यवस्था की नींव पड़ी और भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और सवाल पूछने का तो अधिकार दिया गया, लेकिन भारतीय सदस्यों को बजट पर वोट देने का और बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। ये हाथ तक हो गए हमारे 1892 तक के अधिनियम। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे अगले अधिनियम पे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। यदि आपको ये वीडियोस पूरी सीरीज पसंद आती है तो बच्चों आप वीडियोस को लाइक भी क्या करें, आपके जो क्विज या कमेंट्स होया करें आप वो कमेंट्स क्या करें, यदि कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछा करें। और साथ साथ में एक काम करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अक्सर आप भूल जाते हैं, वो क्या है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।